सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। 2 मिनट दीजिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वेट टाइम दीजिए। ओपन कर रही हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलरफॉर्म चैनल। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से जो है थोड़ा सा टाइम लगा। तो हमारे जो कोर्सेज है पीजीटी टीजीटी का फुल कोर्स करवाया जाएगा। और आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जो है कि फ्रांस में क्रांति विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। एग्जाम से क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या रही। तो जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले हम जो है सोशल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। वहाँ पर सामंतवाद की प्रथा थी, समाज में जो है सामंतवाद की प्रथा थी, और जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। 3 वर्ग थे। इस प्रकार देखेंगे हम कि किस तरीके से ये वर्ग है फ्रांस की क्रांति में योगदान देते हैं। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, दूसरे वर्ग में कुलीन, और तीसरे में व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर आते थे। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कई बार कि जो तृतीय स्टेट में थे या तृतीय वर्ग में कौन कौन से जो है व्यक्ति शामिल थे, तो इसमें व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर ये शामिल थे। तो आप ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाता है। यह केवल तृतीय स्टेट ही था जो सभी कर देने को बाध्य था, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो तीसरे वर्ग में जो ये लोग शामिल हैं, इन्हीं लोगों को क्या है मजबूर किया जाता था टैक्स पे करने के लिए। पादरी व कुलीन वर्ग के लोगों को कर देने से छूट दी गई थी। सरकार को कर देने के साथ साथ किसानों को जो है चर्च को भी कर देना पड़ता था, और जो सरकार को तो कर देते ही थे और किसानों को, चर्च को भी, यानी सरकार और चर्च दोनों को कर देना पड़ता था। इस प्रकार जो सिचुएशन है वो काफी अन्यायपूर्ण थी, जिससे जो तृतीय स्टेट के सदस्य हैं उनमें काफी असंतोष फैल जाता है। तो फ्रांस की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्व में बहुत सी चीजें प्रदान करते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। समानता, बंधुत्व की जो भावना का प्रचार पूरे विश्व में होता है, और कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही राष्ट्रवाद की भावना है वो पूरे यूरोप में फैली थी और उसके बाद भारत में फैली थी। तो फ्रांस की क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि फ्रांस में क्रांति होने के लिए क्या क्या संभावनाएं थी, क्या सिचुएशन थी कि वहां पर ही जो है फ्रांस में क्रांति हो जाती है। तो सामाजिक पृष्ठभूमि में बात करें तो ये समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम वर्ग, द्वितीय, तृतीय वर्ग। लेकिन तृतीय वर्ग में जो किसान, कर्मचारी, व्यापारी लोग शामिल थे, भूमिहीन मजदूर थे, इन्हीं को है सरकार और चर्च को टैक्स देना पड़ता था। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ। Under what circumstances did the revolutionary protest in France begin? The following circumstances led to the beginning of the revolutionary protest in France. So these were, first of all, I am going to discuss about social conditions. There was the practice of feudalism, which was divided into 3 classes: first class, second class, and third class. The clergy used to come to the first estate. The second estate consisted of nobles, and the third estate consisted of the businessmen, merchants, court servants, lawyers, farmers, artisans, landless, laborers, and servants. It was the only third estate that was obliged to pay all taxes. The clergy and the nobility were exempted from paying taxes to the government. So these were the reasons behind the French revolutions. Along with paying taxes to the government, the peasants had to pay taxes to the church. It was an unjust situation which fueled a sense of discontent among the members of the third estate. The third estate had to pay the tax to the government and church. So this was the main reason for French
रेवोल्यूशन। तो हमने सामाजिक परिस्थितियों के बारे में देखा कि किस प्रकार से जो है समाज में समांतरवाद था और तृतीय एस्टेट में शामिल लोगों को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता था। अब आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, ये सभी सिचुएशन मिलकर क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म देती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारी टीजीटी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। आर्थिक परिस्थितियां, अच्छा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई उस समय कौन सा राजवंश जो है सत्ता में था, तो ये था बूबू वंश था। और उस समय किसका शासन था, लुई 16वां। तो फ्रांस की क्रांति के समय जो है लुई 16वां जो है फ्रांस के सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो एग्जाम्स में ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लुई 16वां और जो है किस वंश का था, ये बूबू राजवंश का था और 1774 में। और उसने ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से शादी की थी। सत्तारूढ़ होने पर उसे शाही खजाना खाली मिला था, तो अब उसे जो टैक्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है सेना का रखरखाव करने के लिए, दरबार का खर्चा उठाने के लिए, सरकारी कार्यालयों का, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, इनके खर्चे उठाने के लिए सरकार को कर जो है लगाना ही पड़ेगा। कर बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस का जो लुई 16वां है 5 मई 1789 को स्टेट के जनरल की सभा बुलाता है। तो इन तीनों जो थे प्रथम एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, तो वो लुई 16वां क्या करता है कि उसे कर बढ़ाना था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था सेना के रखरखाव के लिए। तो 5 मई 1789 को वह सभा बुलाता है और प्रत्येक एस्टेट को सभा में एक वोट डालने की अनुमति दे दी जाती है। तो तृतीय एस्टेट ने इसे अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक एस्टेट को अधिकार दिया, प्रत्येक, और जो थे तृतीय एस्टेट के लोगों ने कहा नहीं, कि प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सम्राट लुई 16वां क्या है इस अपील को ठुकरा देता है और इस प्रकार जो है तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि सदस्य विरोध स्वरूप सभा से बहिष्कार करते हैं, सभा से वॉकआउट कर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो तृतीय एस्टेट के लिए अच्छी नहीं थी क्योंकि सरकार जो टैक्स बढ़ाना चाहती थी उसमें वह सभी लोगों को जो है वोट देने का अधिकार भी नहीं देना चाहती थी। तो ये जो लुई 16वें ने जो उस समय फैसला लेते हैं, तो यह फैसला तृतीय एस्टेट के जो प्रतिनिधित्व करने वाली सभा थी उसने इसका विरोध करते हैं। और ये तृतीय स्टेट ही हैं जो फ्रांस में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लेट्स सी दिस इन इंग्लिश। Economic conditions in 1774. Louis XVI of the Bourbon dynasty ascended the throne of France and married Marie Antoinette, Princess of Austria. On ruling of the found the royal treasury empty, the government was forced to raise taxes to meet its routine expenses like maintenance of the army, expenses of the court, running government offices and universities. Emperor Louis XVI of France convened an assembly of the State Journal on 5th May 1789 to pass an resolution to increase the tax. Each state was allowed to cast one vote in the assembly. The third estate opposed this unjust proposal. He suggested that each member should have one vote. The emperor turned down this appeal and the
representatives members of the third estate walk out of the assembly। तो इस प्रकार से आपने आर्थिक सिचुएशन के बारे में पढ़ा कि है कर लगाया जाता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य को वोट देने के अधिकार देने के बजाय सिर्फ जो फर्स्ट एस्टेट थी, सेकंड थी और थर्ड थी, उनको सिर्फ एक एक वोट देना था, जो कि अन्यायपूर्ण था। तो आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अब राजनीतिक कारण के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि की क्या कारण थे। जिस देश में आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति ऐसी होती है तो वहाँ क्रांति की ज्यादा संभावना होती है। अब हम राजनीतिक कारण देखते हैं कि क्या कारण थे कि जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति को बढ़ावा मिला। तो जो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि, जिसमें जो भूमिहीन मजदूर, किसान, व्यापारी इत्यादि शामिल थे, तो जो इनका प्रतिनिधित्व करने वाली जो सभा थी उसको तृतीय स्टेट कहते हैं। तो उसके प्रतिनिधियों ने क्या किया, मिराबो और आबेसिए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने किसके समय में खुद को जो है, किसके नेतृत्व में खुद को जो है राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था, तो वो था मिराबो आबेसिए। तो मिराबो आबेसिए के नेतृत्व में उन्होंने खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित किया और शपथ ली कि जब तक वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने व न्यायपूर्ण विशेष अधिकारों वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बनाएंगे, तब तक वे सभा को भंग ही रखेंगे। उन्होंने खुद को ही राष्ट्रीय सभा इसलिए घोषित किया क्योंकि ये जो तृतीय स्टेट के जो इसमें शामिल लोग थे और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, यही सरकार और चर्च दोनों को टैक्स दे रहे थे और इन्हीं को जो है, और सम्राट जो है इनकी बात नहीं सुन रहा था। सम्राट के पास ऐसे में शक्तियां थी और जो सामंतवादी प्रथा उस समय प्रचलित थी। तो इसका विरोध करने के लिए ये है खुद को जो है सभा को भंग कर देते हैं, जब तक की सभा नहीं बुलाई जा सकती, जब तक कि सम्राट लुई 16वां तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं। जिस समय राष्ट्रीय सभा यानी कि तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि संविधान सभा का मसौदा बनाने में लगे हुए थे, उसी समय सामंतों को विस्थापित करने के लिए बहुत से विद्रोह हुए। जो भूमिहीन किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने सामंतवादी प्रथा का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच खाद्य संकट भी पैदा हो जाता है और जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ता है। खाने की भी समस्या पैदा हो जाती है। तो 14 जुलाई को सम्राट ने सैन्य टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने के आदेश दिए। इसके प्रत्युत्तर में सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने स्वयं ही सशस्त्र टुकड़ियां बना ली और ऐसे लोगों की एक सेना तैयार हो गई जिसने कि बास्तिल किले की जेल सम्राट की जो शक्ति का प्रतीक था में जा घुसी और उसको नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार जो है तृतीय स्टेट में जो लोग शामिल थे वो अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि अब खाद्य संकट पैदा हो जाता है, महंगाई इतनी हो जाती उस समय। तो इस वजह से जो है जो पुरुष और महिलाएं थी वो शस्त्र उठा लेते हैं और खुद ही सेना का एक प्रकार से रूप धारण कर लेते हैं और इस प्रकार जब वो बास्तिल के किले पर आक्रमण करते हैं तभी से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखे कि राजनीतिक कारण आपने देखा कि किस प्रकार जो है मिराबो आगे से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करते हैं और एक राष्ट्रीय सभा घोषित कर लेते हैं और इस तरह से है जो जनता एकजुट हो जाती है और जो बास्तिल किले की जेल है उस पर आक्रमण कर देती है और इस प्रकार जो है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है। अब इसके पॉलिटिकल रीजन्स इंग्लिश में देख लेते हैं। मैंने आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ
इसको, क्योंकि आपको पहले फ्रांस की क्रांति का पीछे की पृष्ठभूमि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। एक बार आप ये इसी क्लास में आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप उसके बाद जो है एमसीक्यू जो क्वेश्चंस फ्रांस की क्रांति पर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो पॉलिटिकल रीजंस, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ द Mirabeau and Abbé themselves declared the National Assembly and took the oath that he would not dissolve the assembly until he made a constitution limiting the power of the emperor and ending the feudal system of unjust privileges. While the National Assembly was busy drafting the constitution, there were many local revolts to displace the feudalism. In the meantime, the food crisis depended, and the anger of the masses erupted in the streets. On 14th July, the emperor ordered troops to enter Paris. In response, hundreds of angry men and women formed their own army. An army of such people entered the region of Bastille Fort, a symbol of the power of the emperor, and destroyed. Thus began the French Revolution. अब जो है फ्रांस की क्रांति से पूरे विश्व को क्या मिला था, ये महत्वपूर्ण है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो है फ्रांस की क्रांति से जो है 19वीं शताब्दी में विश्व को क्या मिला था, इससे इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ा आज का जो हमारी क्लास है ये कंसेप्ट बेस्ड है, पूरी डिटेल में है। फ्रांस की क्रांति आपको अच्छे से आज की क्लास में स्पष्ट हो जाएगी। और अब जो आने वाली हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो राजा होता है वो उसके हाथ में सारी शक्तियां होती है, वो तानाशाह बन जाता है, इसलिए हमें जो है संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान में सभी लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने आजादी, समानता, भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया था, जिस स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार देने के लिए ही फ्रांस की क्रांति को याद किया जाता है। यहाँ मैं पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ। तो फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ठीक है, यह राष्ट्रीय आंदोलन था और 19वीं 20वीं सदी के प्रत्येक देश के लोगों के लिए ये विचार जो है सिद्धांत बन गए थे। आजादी, समानता और भाईचारा, ये तीन जो विचार थे ये फ्रांस की क्रांति से जो है पूरे विश्व में फैलते हैं। एक क्वेश्चन इसी पर पूछा जाता है कि आजादी, समानता और भाईचारे जैसे विचार जो है फ्रांस की क्रांति से मिले हैं। इसने यूरोप के लगभग सभी देशों में प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया और इसके बाद जो है क्रांतिकारी युग की शुरुआत होती है और क्रांति आंदोलन यूरोप में देखने को मिलता है। इसने यूरोप के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की। जो 1848 का समय माना जाता है, वो इसमें कहा जाता है कि जो फ्रांस में क्रांति हुई उसकी वजह से क्या है पूरे यूरोप में क्रांतियों की शुरुआत हो जाती है। इन्होंने क्या किया, मनमाने ढंग से चल रहे शासन का अंत किया और यूरोप और विश्व के अन्य भागों में लोगों को गणतंत्र के विचार का विकास किया। गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही राजा को चुना जाना चाहिए, कि जनता के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाना चाहिए, वो होता गणतंत्र। इसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की अवधारणा का प्रचार किया।
फ्रांस की क्रांति ने क्या किया कि समान अधिकारों की बात की उन्होंने, और कानून के सामने भी सभी लोगों समान है इसकी बात रखी उन्होंने। इसने राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ दिया, राष्ट्रवादी की अवधारणा को भी इसने बढ़ावा दिया। पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड तथा इटली में लोगों को अपने देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। तब तक फ्रांस की क्रांति होने से पहले जो है राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो समाज में प्रचलित नहीं थे। एक राष्ट्र के रूप में उस समय तक राष्ट्रवादी क्या होता है, एक राष्ट्र क्या होता है, इस विचार को तब तक विकसित नहीं हुआ था। लेकिन जब फ्रांस में क्रांति होती है उसके बाद जो है एक राष्ट्र शब्द की को एक आधुनिक अर्थ दिया जाता है, और इस प्रकार पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली ने जो है अपने को राष्ट्रीय राज्य बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इटली और जर्मनी में जो है अलग अलग राजवंशों का अलग अलग क्षेत्रों में जो है शासन चल रहा था। तो जर्मनी और जो इटली के लोग थे इन्होंने यहाँ पर देखा कि वो जो है अपने हितों के लिए एक साथ आ सकते और एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस इस क्रांति ने जनता की आवाज को सहारा दिया। जो देवी अधिकार की धारणा, सामंती विशेष अधिकार, दास प्रथा को समाप्त करके योग्यता को जो है सामाजिक उत्थान का आधार बनाया। देवी अधिकार की अवधारणा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने इस बात का मानने से इनकार कर दिया कि राजा के पास जो शक्तियां होती हैं वो जो है ईश्वर से प्राप्त होती है। इन्होंने इस सिद्धांत का खंडन कर दिया और सामंतों को, जो कुछ वर्ग को, जो प्रथम स्टेट में कुलीन लोग थे, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, तो इनके खिलाफ भी ये आवाज उठाते हैं और ये दास प्रथा को भी समाप्त करते हैं। और अब भारत में देखते हैं कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति से प्रभाव पड़ता है। राजा राम मोहन राय जैसे नेता फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रचारित राजशाही उसके निरंकुशवाद के विरुद्ध विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो राजा राम मोहन राय भी थे जो पढ़े लिखे थे, और इनके ऊपर जो है फ्रांस की क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ता है। और उनके जो राजा के पास जो विशेष अधिकार थे, जो विशेष शक्तियां थी, उनके ये खिलाफ हो गए थे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव विश्व भर में जन आंदोलन की शुरुआत करना था और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के उदय करना था। तो इस प्रकार जो फ्रांस की क्रांति थी, इसने जो है पोलैंड में, नीदरलैंड में, जर्मनी और इटली में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के उदय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Describe the legacy of the people of the world of the 19th and 20th centuries. From the French revolutions, the people of the world of the 19th and 20th centuries got the legacy from the French revolutions. The French Revolution is one of the important events in human history. It was the first such national movement which adopted ideas like freedom, equality, and fraternity. These ideas become the basic principles for the people of every country of the 19th and 20th centuries. It inspires almost all the countries of Europe and every revolutionary movement in South America. It marked the beginning of social and political changes that took place at different places in Europe. It put an end of arbitrary rule, developed the idea of the People's Republic in Europe and other parts of the world. It propagated the concept of equal rights for all citizens, which later became the concept of equality of people before the law. It gave a modern meaning to the word nation and promoted the concept of nationalist, which spread to Poland, जर्मनी, नीदरलैंड एंड इटली। तो ये जो है
विरासत एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि फ्रांस की क्रांति पूरे विश्व को प्रदान करती है। ये राष्ट्रवाद की भावना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जो एक राष्ट्र को एक नया मीनिंग देती है और सभी लोगों जो है कानून के समान कानून के सामने सभी लोग जो है समान होते हैं। यह भी जो है फ्रांस की क्रांति ने सभी लोगों को समझाया यूरोप में। तो फ्रांस की क्रांति का पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ता है। अब उन लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं जो हमें फ्रांसीसी क्रांति से प्राप्त हुए हैं और जिनका आज हम इस्तेमाल करते हैं। हर क्रांति जो है कुछ फ्रांस जब ये सिचुएशन पैदा हो जाती है किसी भी कंट्री में, तो एक क्रांति का जन्म होता है और जब क्रांति होती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ समाज में नया घटित होता है। तो जो नई चीजें जो हमें मिली फ्रांस की क्रांति से वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस यही पूछा जाता है। एक तो इस पर पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे हमें क्या मिला फ्रांस की क्रांति से। वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं तथा जिनका जो है उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें फ्रांस की क्रांति से मिले हैं। विचार अभिव्यक्ति का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, एकत्रित होने का अधिकार मिला, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार मिला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से जो है फ्रांस में जब क्रांति होती है 1789 में, तो ये सन महत्वपूर्ण है। 1789 में जब फ्रांस में क्रांति होती है तो उससे जो है ये अधिकारों की बात की गई थी। उस समय फ्रांस में क्रांति होती थी कि लोगों को अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए, सबको जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, इकट्ठा होने का अधिकार होना चाहिए, सांस्कृतिक अधिकार होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार इसलिए हुआ क्योंकि जो लुई 16वां था, लोगों को क्या कहा था उसने कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। उसने सिर्फ जो है जो तीनों स्टेट के जो थे उनको एक-एक वोट देने का अधिकार दिया गया। इसलिए जो है ये अधिकारों की मांग जो है उस समय की गई थी 1789 में। तो इस तरीके से जो ये विचार थे उस टाइम में जो है ये बिल्कुल नए विचार थे। ये किसी भी यूरोप में उस समय इन विचारों के बारे में सोचा भी नहीं गया था कि ये अधिकार जो है सभी जनता को मिलने चाहिए। पहले सिर्फ जो राजा होता था वो निरंकुश होता था, सिर्फ उसी के हाथ में सारी ताकत होती थी। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने कुछ नए विचारों को जन्म देते हैं कि जो नए विचार है वो पूरे यूरोप में इनका फैलाव होता है और इस प्रकार नीदरलैंड, पोलैंड, इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरना शुरू करते हैं। तो देखिए, और जब भारत को आज़ादी मिली तो इन्हीं विचारों को जो है अपनाया गया था और हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। जो मेरी मौलिक अधिकार की प्रीवियस क्लास हो चुकी है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार मिले हैं और कौन-कौन से हैं, तो आप जो है वो भी क्लास देखिए। प्रीवियस क्लास सभी देख लीजिए, मौलिक अधिकारों के ऊपर है, तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो ये अधिकार आज हमें मिले हुए हैं, इसकी शुरुआत जो है फ्रांस की क्रांति से हुई थी। उस समय पर इन विचार ये सभी पूरे विश्व के लिए उस समय ये विचार बिल्कुल नए थे। List the democratic rights that we have today and which
originated from the French Revolution. The democratic rights that we exercise today and which have their origin in French Revolution are as right to expression of thought, right to equality, right to freedom, right to assemble and form association, cultural and educational rights. So these were the democratic rights that we have today use: right to equality, right to freedom, right to assemble, cultural and educational rights, right to freedom of religion, right against exploitation, right to constitutional remedies. ओके, क्या आप इस तरह से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतिम विरोधी से घिरे हुए थे? ये जो सार्वभौमिक शब्द का मतलब है जो सभी के लिए बात कर रही होती है, मतलब पूरे विश्व के लोगों की जब हम बात करते हैं उसको सार्वभौमिक कहते हैं। तो ये जो जहाँ पर सार्वभौमिक अधिकार जो फ्रांस की क्रांति में जो है हम देखने को मिलते हैं, इसमें कुछ हमें विरोधाभास भी देखने को मिलता है। इसमें क्या किया गया था, इसमें भी कुछ कमियां थी कि पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों का खाका तैयार करने का विश्व में शायद ये पहला प्रयास था। मतलब विश्व में रहने वाले सभी लोगों के लिए अधिकारों की घोषणा इसमें की गई थी। तो यह बहुत ही प्रथम प्रयास आप इसको कह सकते हैं। इसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया। एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो कौन से 3 मौलिक सिद्धांत थे जो हमें फ्रांस की क्रांति से मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया, किंतु यह सत्य है कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभास से घिरा हुआ था। इसमें भी कुछ कमियां थी। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कई आदर्श जो है संदिग्ध अर्थों से भरे पड़े हुए थे। जैसे कि घोषणा में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, जिसमें 25 से कम आयु के पुरुष महिलाएं थे, उन्हें बिल्कुल वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस प्रकार इस क्रांति में मांग तो की गई थी कि जब कानून का निर्माण होगा तो सभी लोगों को जो है वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन इसमें क्या किया गया था, जो 30 लाख जो नागरिक थे जिनकी आयु 25 से कम थी, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। एक तरफ तो फ्रांस की क्रांति में कहा गया था कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं, लेकिन जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बनता है तो उसमें 30 लाख लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस की क्रांति थी, इसमें भी हम विरोधाभास देखने को मिलता है। जहां हम सार्वभौमिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, इतनी घोषणाएं की गई थी सार्वभौमिक अधिकारों के लिए कि सभी नागरिकों को समान समझना होगा, सभी नागरिक कानून के सामने समान है। लेकिन जब संवैधानिक राजशाही फ्रांस को बना दिया जाता है, लोग तो जो है इतने लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। So do you agree with the argument that the message of universal rights was surrounded by the contradictions?
तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आता है। जब एग्जाम्स में स्टेटमेंट और रीजंस आता है तो उसमें पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति में सार्वभौमिक अधिकारों की बात तो की जाती है, लेकिन क्या जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बनता है तो क्या उसमें इस बात को जो है प्रैक्टिस में लाया जाता है। तो इस तरीके से जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में इस तरीके से पूछे जाते हैं। The Declaration of the Rights of Man and Citizen was the first attempt in the world to prepare a blueprint for universal rights on such a large scale. It emphasized the three fundamental principles of liberty, equality, and fraternity. Such principles have been adopted by all the democratic countries. But it is true that the message of universal rights was surrounded by contradictions. So there was, so this message was surrounded by contradictions. Many ideals in the Manifesto of Man and Civil Rights were filled with questionable connotations. The declaration said that law is an expression of general will and all citizens have the right to participate in the creations, either personally or through their representatives. All the citizens are equal before the law, but when France became a constitutional monarchy, about 3 million citizens, including men and women under the age of 25, were not allowed to vote at all. तो इस पे क्वेश्चन एग्जाम्स में इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति से पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछता है, ताकि आप फ्रांस की क्रांति को इस तरीके से पढ़ने के लिए ये आपको एक नया जो है नजरिया देते हैं। आप फ्रांस की क्रांति को बस ऐसे नहीं पढ़ना है कि सिर्फ आपने पढ़ लिया कि फ्रांस की क्रांति के ये रीजन रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने का एक अलग तरीका है कि ये जो सार्वभौमिक अधिकारों की बात जो फ्रांस की क्रांति में की गई थी, क्या वास्तव में इसको शामिल किया गया था या नहीं किया गया था। तो जब आप फ्रांस की क्रांति को पढ़ते हैं तो आप उसको इस तरीके से पढ़िए कि किन अधिकारों की मांग की गई और क्या वो बाद में जो है लोगों को वो राइट्स मिले, अगर नहीं मिले तो उसमें किस तरीके की कमियां थी। तो पूरा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये पहला प्रयास था, पहली बार जो है विश्व में सार्वभौमिक अधिकारों की बात की गई थी। सभी लोगों को कानून के सामने समक्ष समान समझा गया था। इससे पहले जो है सभी यूरोप की सभी कंट्रीज में है राजा को देवी अधिकारों से सुशोभित किया गया था और राजा की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। तो इसलिए फ्रांस की क्रांति है, इसको इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि इसने जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, ये तीन ऐसे मौलिक सिद्धांतों की इसने बात की जो पूरे विश्व के लिए बिल्कुल ही नए आइडियाज थे। और इसके बाद जो है पूरे यूरोप में जो क्रांतियों की शुरुआत होती है और वो भी अपने अधिकारों के लिए अवेयर होते हैं। और जैसा कि मैंने क्लास में पढ़ा कि राजा राम मोहन राय पर भी जो है फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ता है। ओके, अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन से अधिकार जब संविधान बनता है 1791 के संविधान द्वारा प्राकृतिक और अधिकारों के रूप में स्थापित नहीं किए गए थे। प्राकृतिक और अक्षम्य अधिकारों के रूप में जो शामिल नहीं किए गए थे। जीवन का अधिकार, भाषण और राय की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और पर्याप्त सभी,
तो जो है उपयुक्त सभी, इनको जो है उस समय प्राकृतिक अधिकार नहीं माना जाता था। अब माना जाता है कि जो जीवन का अधिकार है और भाषण और राय की स्वतंत्रता है, कानून के समक्ष जो समानता है, इनको जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं माना गया था। इनको जो है संवैधानिक अधिकार माना गया था कि ये जो है कानून के द्वारा लोगों की इन अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। Which of these rights were not established as natural and inalienable rights by the Constitution of 1791? तो जब फ्रांस का संविधान बनाया जाता है तो जो ये राइट्स हैं इनको नेचुरल राइट्स नहीं माना गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और राइट टू लाइफ, इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है संवैधानिक राइट्स माना गया था। यानी ये प्रकृति ने प्रदत्त नहीं किया है, ये एक देश का जो राजा सिंहासन पर बैठा है, इसका मतलब वो है कि ये उन्होंने ये अधिकार दिए हैं, तो इनको प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्थापित नहीं किया गया था। तो जब संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली को होना था, तो जब संविधान बनता है फ्रांस का, तो जो नेशनल असेंबली थी तो वो कैसे उसका चुनाव होगा, तो क्या वो सीधे चुन के गए थे, राजा द्वारा नियुक्त थे, या प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, या वो एक वंशानुगत निकाय था? तो इसका उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। तो इसमें जो है इनडायरेक्टली उनका जो है चुनाव किया गया था। नेशनल असेंबली बनाई गई एक, और उसमें जिन सदस्यों का चुनाव किया जाना था वो क्या है, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया गया था। तो एग्जाम से इस तरीके से फ्रांस से क्वेश्चंस आते हैं कि जब संविधान बना तो उसमें जो फ्रांस की क्रांति में जिन अधिकारों की बात की गई थी उनको किस हद तक जो है जब संविधान बनता उसमें कौन सी बातों को शामिल किया गया और कौन सी मांगों को शामिल नहीं किया गया। According to the new constitution of 1791, the National Assembly was to be elected indirectly. अब एग्जाम्स में आप पढ़ा ना, तो स्टेट जनरल क्या था, अब आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। स्टेट जनरल क्या था? सेना जनरल का पद था। ये एक राजनीतिक निकाय था, सभी भू संपत्तियों का प्रमुख था, राजा के सलाहकार थे। क्या था ये? तो यह एक राजनीतिक निकाय था। तो व्हाट वाज स्टेट जनरल? तो स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी। तो एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टेट जनरल, व्हाट वाज स्टेट जनरल? तो इट वाज ए पॉलिटिकल बॉडी। प्रभावशाली पैम्पलेट, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? किसने लिखा था? एक पैम्पलेट था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट क्या है, तो ये किसने लिखा था? ये अब्बे सीएसए ने लिखा था। तो एग्जाम्स में इस तरीके से जो है क्वेश्चंस फ्रांस की क्रांति से एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि ये पैम्पलेट किसने लिखा था? ये लिखा था अब्बे सीएसए ने। तो who wrote an influential pamphlet, what is the third estate? The right answer is Abbe C.S. इनमें से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा लिखी गई थी? तो जो जॉन लॉक द्वारा पुस्तक लिखी गई थी वो था सरकार पर दो ग्रंथ। ऑप्शंस आ सकते हैं कानूनों की आत्मा, सरकार पर दो ग्रंथ, सामाजिक अनुबंध या उपरोक्त सभी। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो था सरकार पर दो ग्रंथ। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से जो है आपको फ्रांस की क्रांति उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से कंसेप्ट बेस्ड भी है कि अगर आपको पता होता कि स्टेट जनरल क्या था, ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी, आप आंसर दे पाते।
और जो है पंपलेट उस फ्रांस की क्रांति के समय जो है ये व्हाट इज थर्ड एस्टेट क्या है, तो ये एक पंपलेट लिखा था अबे सियेसन ने, और जॉन लॉक ने भी सरकार पर दो ग्रंथ नामक एक पुस्तक की रचना की थी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस जो है फ्रांस की क्रांति पर पूछे जाते हैं, पहले आपको जब एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने उसमें एस्टेट जनरल की बात की थी कि फर्स्ट एस्टेट थी, सेकंड थी और थर्ड एस्टेट थी। तो इस तरीके से वह एक जो पॉलिटिकल बॉडी थी, अगर राजा को कोई टैक्स लेना होता था तो वह एस्टेट जनरल की एक सभा बुलाती थी, तो इस एस्टेट जनरल की सभा बुलाती थी और जो है लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो इस तरीके से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना वो करना पड़ेगा, उसी के बाद जो है आप आंसर दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज इसको समझिए अच्छे से। पहले फ्रांस की क्रांति के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड हमारा कंटेंट रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप जो है एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा जो पूरा फोकस है वो कंसेप्ट के ऊपर ही है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में। तो जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे फ्रांस की क्रांति को, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। जैसे जॉन लॉक की पुस्तक हो गई, सरकार पर दो ग्रंथ, और कौन से प्राकृतिक अधिकार उस समय नहीं थे, ये जो है राजा के द्वारा दिए गए अधिकार माने गए थे। जीवन का अधिकार जो है ये प्राकृतिक अधिकार नहीं माना गया था। तो इस तरीके से देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं हमें, कि नेचर ने हमें जो प्रदान किया गया है, तो इन्हें प्राकृतिक अधिकार के ना मान के इन्हें संवैधानिक अधिकार यानी कि संविधान द्वारा सुरक्षित माना गया था। इस तरीके से तो इस पे फ्रांस की क्रांति पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ाया है। तो डेली में एक नया कंसेप्ट लेके आती हूँ आपके लिए, तो आप क्लास को जो है शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि जो हमारे अगर आप बीच में छोड़ोगे तो आपके जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर अच्छे से नहीं हो पाएगा। ओके, तो रेगुलर रहिए और आपको हर दिन हर रोज एक नया कंसेप्ट जो है समझाया जाएगा, और इसमें आपको जो है पूरा फुल कोर्स कराया जाएगा सोशल साइंस सब्जेक्ट का, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो और इकोनॉमिक्स हो। हर दिन आपको एक नया कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाते हैं लाइव क्लास, वो बाद में भी देख सकते हैं, और मेरी प्रीवियस क्लास को भी जाके देखिए, वहाँ पे भी मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने क्लास ली है, वो आपको देखना है। वो भारत के संदर्भ में है मौलिक अधिकार, उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ मैंने आपको वो डिटेल में समझाया है। तो मेरी जो प्रीवियस क्लास है वो भी आप फिलर फॉर्म जाके कर देखिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट टाइप कीजिए, और वहाँ पे जो भी मेरी क्लासेस है आप वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम 9 बजे, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो लिंक मिल जाएगा आप उसको ज्वाइन कर लेंगे।